आइए आज हम स्टडी करेंगे अष्टक नियम की सीमाएं, यानी लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल्स। तो इसमें देखते हैं, कह रहा है यद्यपि अष्टक नियम अत्यंत उपयोगी है परंतु यह सदैव लागू नहीं किया जा सकता। यह मुख्य रूप से आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्वों पर लागू होता है तथा अधिकांश कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को समझने में उपयोगी होता है। तो इस बात को समझ लीजिए कि यह मुख्य रूप से आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त के तत्वों में लागू होता है और अधिकांशतः कार्बनिक यौगिक जो हैं जिनमें कार्बन होता है उसकी संरचना को समझने में उपयोगी होता है। अब देखिए, अष्टक नियम के 3 अपवाद भी हैं। अष्टक नियम के 3 अपवाद भी हैं, इनको समझ लेते हैं। कह रहा है केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक। तो केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कुछ यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है। यह मुख्यतः उन तत्वों के यौगिकों में होता है जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है। तो यह मुख्यतः उन तत्वों में होता है जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है। उदाहरण के लिए LiCl BeH2 तथा BCl3। तो एग्जाम्पल में क्या आ गए LiCl BeH2 एंड BCl3। अब देखिए LiCl में Li.Cl, ये 2 डॉट का मतलब है कि एक Cl का इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है और दोनों ने एकल बंध बनाया है, यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए। BeH2, यहाँ पर देखिए BE, तो BE के 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन का है। यानी अगर इधर देखें तो एक BE का है, एक H का है, दोनों ने एकल बंध बनाया है। इधर भी वही कंडीशन है। यहाँ पर देखें अगर, तो ये बोरान है। तो ये बोरान में देखिए Li हमारा पहले वर्ग का तत्व है। इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक Cl से संयोग किया। Be हमारा दूसरे वर्ग में आता है, बेरिलियम, तो इसने 2 हाइड्रोजन से संयोग किया, दोनों के 1 इलेक्ट्रॉन लिए। बोरान हमारा तीसरे वर्ग में आता है, तो 3 क्लोरीन से संयोग किया। इस बात को समझिए। तो यहाँ पर Li, Be तथा B के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1, 2 तथा 3 है। ऐसी बात है, वर्ग उस वर्ग में रखा जाता है जिसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उसको उस वर्ग में रखते हैं सामान्यतः। तो इसमें 1 है तो पहले वर्ग में, इसमें 2 है तो दूसरे वर्ग में, इसमें 3 है तो तीसरे वर्ग में। इस प्रकार के अन्य यौगिक AlCl3 तथा BF3, तो ये भी इसका अपवाद हो जाएगा। तो इस तरह के यौगिक भी हैं जिनमें देखिए जो केंद्रीय परमाणु है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। Be में भी 8 नहीं पूरा हो रहा, बोरान में भी 8 नहीं पूरा हो रहा। इसी प्रकार LCl3 में भी नहीं पूरा होगा, BF3 में भी नहीं पूरा होगा। तो इस प्रकार से अष्टक नियम में तो 8 पूरे होने चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं 8 पूरा हो रहा, इसलिए यह अष्टक नियम का अपवाद है। अब देखिए आगे आता है विषम इलेक्ट्रॉन। विषम इलेक्ट्रॉन को अंग्रेजी में ऑड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। विषम मतलब वो संख्या जो 2 से भाग देने पर ना भाग जाए, उसको विषम बोलते हैं। तो इनको देखते हैं। उन अणुओं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या विषम होती है, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2
में सभी परमाणु अष्टक नियम का पालन नहीं कर पाते। तो इसको ध्यान देना है कि जिन अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या अगर जोड़ी जाए और वो विषम आ जाए यानी ऑड नंबर में आ जाए तो वे सभी अष्टक नियम का पालन नहीं कर पाते। अब इसको देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर NO में देखिए 2 2 4 4 8। यन की बात करें, ऑक्सीजन के तो पूरे हो गए 2 2 4 और 4 इस आबंध बनने में लगे हैं, क्योंकि 2 आबंध है तो 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 8 पूरे हो गए। लेकिन नाइट्रोजन में देखें तो 2 4 6 1 7, एक कम पड़ रहा है, तो एक की कमी। तो वही कह रहा है कि उन अणुओं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या विषम होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या विषम है क्योंकि यन में 7n 14 लिखा जाता है तो 7 इलेक्ट्रॉन है, O में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 7 15 विषम है। इसी प्रकार इसमें देखते हैं, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में 7, तो 8 7 15 और 15 और 8 ये हो जाएंगे, तो 15 और 8 हो गए, 8 7 15 15 8 23 इलेक्ट्रॉन। ये भी देखिए विषम आ रहा है, तो इसमें भी अष्टक नियम का पालन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर इस ऑक्सीजन की बात करें, ये NO है, ये NO2 है। देखिए इस ऑक्सीजन की बात करें तो 2 2 4 और 4 डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो 8 पूरा हो गया। इस नाइट्रोजन की बात करें तो 4 2 6 सिंगल बॉन्ड है तो 2 होंगे, 6 1 7, एक की देखिए कमी। इसकी बात करें तो 2 2 4 2 6 2 8, इसमें पूरा है। तो ऑक्सीजन में देखिए पूरा होता है, लेकिन केंद्रीय जो परमाणु है उसमें जो है अष्टक कंप्लीट नहीं होता है। तो इन बातों को ध्यान देना है। ये कुछ विषम इलेक्ट्रॉन अणु है तो अष्टक का अपवाद होगा, और पहले दूसरे तीसरे वर्ग के हैं तो ये भी अष्टक नियम का पालन नहीं कर पाए। LiCl BeH2 BCl3 AlCl3 तथा BF3 ये सब अपवाद हैं अष्टक नियम के। तो इन बातों को ध्यान देना है। कुल मिलाकर के सारे हमारे यौगिक हैं वो अष्टक नियम का पालन करें ऐसा नहीं। अब प्रसारित यानी एक्सपेंडेड अष्टक। प्रसार का मतलब होता है फैलना, एक्सपेंशन का मतलब भी होता है फैलना। जैसे लोहे को पीटा जाता है तो उसका प्रसार हो जाता है यानी फैल जाता है। गरम कर दिया जाता है तो भी अणु ऊर्जा लेकर के कुछ थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, तो उसको भी प्रसार कहते हैं। तो प्रसार का मतलब फैलना। तो प्रसारित यानी एक्सपेंडेड अष्टक। अब इसको देखते हैं क्या होता है। तो आवर्त सारणी के तीसरे तथा इसके आगे के आवर्त के तत्वों में आबंधन के लिए 3s तथा 3p कक्षकों के अतिरिक्त 3D कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। इन तत्वों के अनेक यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या अभी तक क्या था कि केंद्रीय परमाणु के पास 8 भी नहीं पूरे हो पाते थे, लेकिन जहां d ऑर्बिटल होगा तो 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाते हैं। इसे प्रसारित अष्टक या एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहते हैं। स्पष्ट है कि इन यौगिकों पर अष्टक नियम लागू नहीं होता है। तो फिर वही कंडीशन आ जाती है कि इन यौगिकों पर फिर से अष्टक नियम लागू नहीं होता, क्योंकि 8 से ज़्यादा संख्या हो जाती है। तो ऐसे यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं PF5 SF6 H2SO4 तथा कई अन्य उपसह संयोजी यौगिक। तो ध्यान देना है कि ये तो हैं ही, और बहुत सारे उपसह संयोजी यौगिक। उपसह अभी तक हम लोगों ने
सहसंयोजी पढ़ा था, यानी कोवैलेंट यानी बराबर का सहयोग था दोनों परमाणुओं का। और उपसहसंयोजी का मतलब होता है एक दूसरे का अपना इलेक्ट्रॉन दे करके सहयोग करता है, लेकिन दूसरा पहले वाले को इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। तो ऐसे यौगिक को उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, हम ध्यान दीजिए, तो PF5 को देखते हैं, तो ये P है। अगर यहाँ पर F की बात करें तो 2 2 4 2 6 और सिंगल बॉन्ड के 2 8। इसी प्रकार सारे F का अष्टक कंप्लीट है। लेकिन अगर केंद्रीय परमाणु फास्फोरस यानी P की बात करें, तो P की बात करेंगे तो देखिए जितने सिंगल बॉन्ड हैं, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं वही सब P के मतलब अष्टक को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो P के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि होना कितने चाहिए अष्टक के लिए 8, तो ज़्यादा हो गए। इसी प्रकार यस पर देखें तो फ्लोरीन को देखें तो 2 2 4 2 6 और ये एक सिंगल बॉन्ड का तो 8। तो कुल मिलाकर के जो है यहाँ पर भी फ्लोरीन के 8 हो गए, तो सारे फ्लोरीन के 8 होंगे। लेकिन यहाँ पर सल्फर की बात करें तो जितने सिंगल बॉन्ड हैं उनको देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 सिंगल बॉन्ड है। तो 6 एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो सल्फर के पास कितने हो गए 12, 6 खुद के और 6 एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का, तो 12 हो गए इसके पास। तो 12 के सहयोग से ये केंद्र में बैठा है। तो यहाँ भी अष्टक से 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये भी अपवाद हो गया। इसको देखते हैं H2SO4 को, तो जो ये सल्फर है, इस हाइड्रोजन की बात करें तो इसका खुद का 1 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का तो 2, इसका तो कंप्लीट है। डुप्लेट जो द्वि अगर एक ही कक्षा है तो 2 भी हैं, तो हीलियम का अक्रिय प्रभाव उसमें आ जाता है, तो इसलिए H का कंप्लीट माना जाएगा। इस H का भी, अब इस ऑक्सीजन को देखते हैं तो 2 2 4 और 4 ये 8 हो गए। इसमें भी 2 2 4 4 8 ये हो गए, इसका भी अष्टक कंप्लीट है। इसका भी 2 2 4 2 6 2 8, इस ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 2 8। अब इस सल्फर की बात करें तो 4 4 8 2 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो अष्टक से 4 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि इस परमाणु के चारों ओर 12 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार इसमें इस परमाणु के चारों ओर 12 इलेक्ट्रॉन है, इसमें P परमाणु के चारों ओर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब अष्टक नियम के एक तरह से अपवाद है। अब देखिए कह रहा है कि रोचक तथ्य यह है कि सल्फर परमाणु ऐसे अनेक यौगिक भी बनाता है जिनमें अष्टक नियम का पालन होता है। जैसे उदाहरण क्या है, सल्फर डाइक्लोराइड में सल्फर परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का अष्टक उपस्थित होता है। तो ऐसा नहीं कि सल्फर है तो हमेशा अपवाद ही होगा, ऐसे भी परमाणु बनाता है, ऐसे भी यौगिक बनाता है जिसमें अष्टक कंप्लीट होता है। जैसे SCl2 है सल्फर डाइक्लोराइड, तो यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8, क्लोरीन के पास भी 8 है, इसके 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी अष्टक कंप्लीट है। इस सल्फर को देखें तो 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ सल्फर का अष्टक कंप्लीट है। यहाँ पर देखें SCl2 सल्फर डाइक्लोराइड, तो यहाँ पर देखिए या करके दिया है, या वही बात है, यहाँ पर बॉन्ड बना दिया, यहाँ पर सीधा इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया, तो इसमें भी वही कंडीशन होगी। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, सब में 8 8 कंप्लीट। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि सल्फर सिर्फ अष्टक का अपवाद ही है, ऐसे यौगिक बनाता है जो अष्टक के अपवाद हों, बल्कि ऐसे यौगिक भी बनाता है जो अष्टक नियम का पालन करते हैं। अब आगे देखते हैं अष्टक नियम की कुछ अन्य कमियां। तो अष्टक नियम की क्या कमियां हैं उनके बारे में देखते हैं। तो यह स्पष्ट है कि अष्टक नियम उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित है। उत्कृष्ट गैस का मतलब अक्रिय गैस जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, जिनको नोबेल गैस भी कहते हैं, आवर्त सारणी के
सबसे लास्ट में 18वें वर्ग में रखा गया है। परंतु कुछ उत्कृष्ट गैसें जैसे जीनान तथा क्रिप्टॉन ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन से भी संयोजित होती हैं तथा कई यौगिक बनाती हैं। तो कहने का मतलब उत्कृष्ट गैस का मतलब ये नहीं है कि वो किसी से क्रिया नहीं करती। कुछ ऐसी गैसें हैं जैसे जीनान और क्रिप्टॉन, इनके यौगिक देखे गए हैं, जैसे XeF2, KrF2, XeOF2 इत्यादि। तो ये सब जो है यौगिक भी बनाती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई कि उत्कृष्ट गैसें किसी से क्रिया नहीं करती, ये कहना गलत है। कुछ उत्कृष्ट गैसें हैं, जीनान और क्रिप्टॉन उसमें दिया गया है, जो यौगिक भी बनाती हैं। तो फ्लोरीन के साथ यौगिक बनाया है और इसमें तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों शामिल हैं। अगला पॉइंट है कि अष्टक सिद्धांत अणु की आकृति स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो जो अष्टक सिद्धांत है हमारा, किसी अणु की आकृति को नहीं बताता। यह अणु की ऊर्जा तथा अर्थात उसके सापेक्ष स्थायित्व के बारे में कुछ भी संकेत नहीं देता। तो ना ये अणु की ऊर्जा बताता है, ना यह बात बताता है कि वो स्थायी रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये कुछ अष्टक नियम की कमियां हैं। अब अगला हमारा आ जाता है आयनिक या वैद्युत संयोजी आबंध, यानी आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। अंग्रेजी में अगर कहें तो इस तरह कहेंगे। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता है कि आयनिक का मतलब आयन होता है, यानी प्लस और माइनस चार्ज, और प्लस और माइनस चार्ज होगा तो ये आवेश होता है। आवेश जहाँ होता है तो विद्युत धारा भी प्रवाहित हो सकती है, तो इसलिए वैद्युत संयोजी आबंध भी इसका नाम है। तो इसको देखते हैं। तो आयनिक आबंधन विरचन की कौशल तथा लुईस अवधारणा से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस आबंध का विरचन मुख्य रूप से, विरचन का मतलब निर्माण, इस आबंध का विरचन मुख्य रूप से निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करेगा। सबसे पहला क्या है? उदासीन परमाणु में से संबंधित धनायनों एवं ऋणायनों के बनने की सरलता। जैसा अभी हमने बताया कि धन और ऋण होंगे तो वही आयन होते हैं, और जहाँ धन ऋण चार्ज होगा, आवेश होगा, तो विद्युत भी प्रवाहित हो सकती है, तो वैद्युत संयोजी आबंध भी कहते हैं। धनायनों एवं ऋणायनों की ठोस में व्यवस्थित होने की विधि अर्थात क्रिस्टलीय यौगिक का जालक यानी लैटिस निर्मित होने की विधि। जालक का मतलब ये देखिए, जैसे यौगिक परमाणु रखे गए हैं और इस प्रकार से एक दूसरे से ऊर्जा के द्वारा, ऊर्जा वाले बंध के द्वारा बंधे हुए हैं, तो ये जो बनता है जाल जैसी संरचना, उसी को जालक या लैटिस बोलते हैं। आगे देखिए, धनायन का बनना आयनीकरण अर्थात उदासीन परमाणु में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन द्वारा संपन्न होता है। तभी हमको पता है कि किसी चीज़ में धनायन का मतलब ही होता है कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन की, दो है तो दो इलेक्ट्रॉन की, तीन है तो तीन इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसी प्रकार उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋणायन प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए बना के दिखा दिया है कि Mg है, इससे एक इलेक्ट्रॉन देखिए निकल गया है, तो Mg प्लस गैस के रूप में, जब गैस अवस्था में होगा तभी इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, क्योंकि गैस अवस्था में जब कोई तत्व होता है तो उसमें ऊर्जा का स्तर ठोस और द्रव से ज़्यादा होता है। तो जब ऊर्जा का स्तर ज़्यादा होगा, उसके पास ऊर्जा होगी, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। तो इसको आयनन एंथैल्पी कहते हैं, क्योंकि आयन के फॉर्म में हमने बना दिया यम को। इसी प्रकार ये यक्स है, यम मतलब नाम से दर्शाया जा रहा है। इसी प्रकार यक्स है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया तो एक्स माइनस बन गया। गैस की अवस्था में ध्यान देना है, गैसीय अवस्था में सब काम होता है। इसको इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी होगी, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयनन एंथैल्पी होगी। तो इसको ध्यान देना।
हम देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस है, एक में प्लस है m प्लस गैस की अवस्था में, दूसरे में x माइनस है गैस की अवस्था में। अब ये जब दोनों मिलेंगे तो mx बन जाएगा सॉलिड, ये ठोस की अवस्था में होगा और ये उदासीन होगा, तो इसको ध्यान देना। अब देखिए गैस गैस की अवस्था में मिले हैं लेकिन ये ठोस हो गया, क्योंकि परमाणु भार ज़्यादा रहा होगा तो ये ठोस अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि जब परमाणु का भार ज़्यादा होगा तो वो एक जगह तत्व रहना पसंद करेंगे, तो इसलिए वो ठोस की अवस्था में आ जाएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, जिसको डेल्टा EGH लिखते हैं। EG का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन है, तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी को अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं। गैस अवस्था में परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के फलस्वरूप होने वाला एंथैल्पिक परिवर्तन है। इसको ध्यान देना है। एकक 3 मतलब चैप्टर 3 में हम लोगों ने इसको पढ़ा भी है, आप लोग भूल गए होंगे। इलेक्ट्रॉन लब्ध प्रक्रिया ऊष्मा शोषी अथवा ऊष्मा छेपी हो सकती है। इसको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन लेते समय की जो प्रक्रिया है उसमें ऊष्मा निकल भी सकती है, ऊष्मा देना भी पड़ सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन ऊष्मा शोषी, यानी इसमें ऊष्मा की जरूरत, सोखेगा वो तत्व या ये परमाणु तो ऊष्मा शोषी होगी, या ऊष्मा निकालना पड़ेगा तो ऊष्मा छेपी हो सकती है। यानी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक दोनों में से कोई भी प्रक्रिया हो सकती है। इंडो का मतलब ऊष्मा शोषी, एक्सोथर्मिक का मतलब ऊष्मा छेपी मतलब ऊष्मा निकले। दूसरी ओर आयनन सदैव ऊष्मा शोषी ही होता है। ध्यान देना है कि जो आयनन है, आयनन एंथैल्पी यानी आयन बनाना है किसी न्यूट्रल आइटम को, उदासीन परमाणु को आयन बनाना है, तो यह प्रक्रिया हमेशा ऊष्मा शोषी होती है, मतलब ऊर्जा देना ही पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, नाभिक के आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन होता है, वो धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। तो नाभिक के आकर्षण बल के साथ बंधे होने की वजह से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालना है बाहर उदासीन परमाणु से, तो हमेशा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होगी। जबकि इलेक्ट्रॉन देने में ऊष्मा शोषी होगी या ऊष्मा छेपी होगी, यानी इंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक। इसमें क्यों ऐसा है? इसमें इसलिए ऐसा है कि मान लीजिए किसी भी परमाणु का अष्टक कंप्लीट है, यानी उसको 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, बाहरी कक्षा में पूरे हो गए। अब अगर उसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसको जरूरत तो है नहीं, तो वो लेने से मना करेगा, तो ऊर्जा दे करके उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। उसकी ऊर्जा निकाल करके, ऊर्जा कम करेंगे तब जो है उसको इलेक्ट्रॉन हम दे पाएंगे। तो ये एक्सोथर्मिक प्रक्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर किसी में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको एक मिल जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, उसका अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया में हमको ऊर्जा प्राप्त होगी, तो ये इंडोथर्मिक होगी। तो इसलिए इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों हो सकती है इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, जबकि आयनन एंथैल्पी जो है वो हमेशा एक्सोथर्मिक यानी ऊष्मा छेपी ही होगी, ऊष्मा शोषी होगी। देखते हैं, ऊष्मा छेपी ही होगी मतलब एक्सोथर्मिक होगी, इसमें हमेशा ऊष्मा निकलेगी। तो इसको ध्यान देना। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि के फलस्वरूप होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का ऋणात्मक मान इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी एफिनिटी होता है। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि के फलस्वरूप मतलब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के बाद जो ऋणात्मक मान आ जाता है उसी को इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो मान, मतलब इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने की बात किया जा रहा है, तो इसीलिए उसका नाम इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, क्योंकि नाभिक अब उस इलेक्ट्रॉन को बांधे रखेगा उस परमाणु में। अब आगे देखते हैं
कह रहा है यह स्पष्ट है कि आयनिक आबंध निम्न आयनन एंथैल्पी तथा अपेक्षाकृत निम्न इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी वाले तत्वों के बीच अधिक सरलता से बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आयनिक बांध है जिसमें प्लस माइनस चार्ज होगा, तो ऐसे आबंध हमेशा निम्न एंथैल्पी यानी लो एंथैल्पी तथा अपेक्षाकृत निम्न इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी यानी लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा, तो लो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी वाले तत्वों के बीच सरलता से बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात। तो अधिकांश आयनिक यौगिकों के धनायन धात्विक तत्वों से तथा ऋणायन अधात्विक तत्वों से निर्मित होते हैं। तो इसको ध्यान देना है कि अधिकांश ऐसे यौगिक हैं यानी कंपाउंड हैं जिनमें जो धनायन है वो धात्विक तत्वों से तथा ऋणायन अधात्विक तत्वों से निर्मित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने आवर्त सारणी जब पढ़ा था तो आवर्त सारणी में मान के चलिए कि 5वें वर्ग को अगर मध्य माना जाए तो 5 के पहले जितने होंगे वो धनायन बनाएंगे, 5 के बाद वाले ऋणायन बनाएंगे। सामान्य रूप से हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमेशा याद रहे। वैसे जितने भी धात्विक तत्व हैं वो ऋणायन बनाते हैं, वो धनायन बनाते हैं, और जितने अधात्विक तत्व हैं वो ऋणायन से निर्मित होते हैं। 2 अधात्विक तत्वों से बनने वाला अमोनियम आयन एक अपवाद है। तो एक ध्यान देना है कि अमोनियम आयन जो है वो 2 अधात्विक तत्वों से बना है। नाइट्रोजन भी अधात्विक है और हाइड्रोजन भी अधात्विक है। तो ये हमारे पास एक एक्सेप्शन यानी अपवाद है। यह अनेक यौगिकों में धनायन के रूप में होता है। आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन त्रिविमीय रूप से नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। तो ये ध्यान देना है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं हमारे, उनमें जो धनायन और ऋणायन है ये 3 डायमेंशनल यानी खाली जगह पे सारी दिशाओं में कहीं भी ये व्यवस्थित रहते हैं। ये आयन कूलामी अन्योन यानी कूलाम्बिक इंटरेक्शन बलों द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे जो है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युतिकी पढ़ेंगे चैप्टर, तो उसमें कूलाम बल आएगा। तो कूलाम बल हमेशा धन और चार्ज जो धन और ऋण चार्ज जो स्थिर होते हैं उनके बीच में जो बल लगता है, तो कूलाम वैज्ञानिक ने चूंकि बताया था तो उनको कूलाम बल कहते हैं। और प्लस माइनस के बीच जो आकर्षण होता है या क्रियाएं होती हैं उन्हीं को कूलाम्बिक इंटरेक्शन या कूलामी अन्योन बल कहते हैं। आयनों के आकार, उनके नियचन यानी पैकिंग क्रम तथा अन्य कारणों के आधार पर ये यौगिक विभिन्न क्रिस्टलीय संरचनाओं में क्रिस्टलित होते हैं। तो ये कह रहा है कि पैकिंग का जो क्रम होता है यानी किस प्रकार से प्लस माइनस सजाए गए हैं उस पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl खनिज नमक की क्रिस्टल संरचना नीचे दर्शाई गई है। तो देखिए सोडियम क्लोराइड की ये क्रिस्टल संरचना दिखाई गई है। मान लीजिए सोडियम है तो ये क्लोरीन हो गया, सोडियम है तो ये क्लोरीन हो गया, सोडियम है तो ये क्लोरीन है। तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड के 2 सोडियम के बीच में एक क्लोरीन, या यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 सोडियम के बीच में एक क्लोरीन, यहाँ 2 क्लोरीन के बीच में एक सोडियम, फिर 2 सोडियम के बीच में क्लोरीन, यही क्रम चलता रहता है। अब देखिए आयनिक ठोस के लिए इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी तथा आयनन एंथैल्पी का योग धनात्मक हो सकता है। तो इसको ध्यान देना है कि जो आयनिक ठोस होते हैं उनके लिए जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन आयनन एंथैल्पी का को अगर जोड़ा जाए तो मान धनात्मक हो सकता है। ऐसे में क्रिस्टल संरचना का स्थायित्व तो उसके जालक के बनने में उत्पन्न मुक्त ऊर्जा के कारण होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो क्रिस्टल की संरचना है वो स्थायी किस प्रकार से रहता है, तो जब वो बनता है तो एक्जियोथर्मिक प्रोसेस होती है यानी ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊष्मा क्षेपी क्रिया होती है। तो वो जो ऊष्मा निकलती है वो उसको स्थायी बनाने का काम करती है। उदाहरण के लिए Na धातु से Na+ आयन के बनने की आयनन ऊर्जा 495.8 किलो जूल प्रति मोल है, जबकि क्लोरीन गैस से क्लोरीन माइनस आयन बनने की इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी केवल -348.7 किलो जूल प्रति मोल है।
इन दोनों का मान 147.1 किलो जूल होता है। अगर इनको जोड़ा जाएगा तो मतलब घट जाएंगे क्योंकि ये माइनस है। तो दोनों का जो मान है वो 147.1 किलो जूल प्रति किलो जूल होता है। यह परिमाण यानी वैल्यू सोडियम क्लोराइड के विरेचन यानी जो विरेचन जालक एंथैल्पी यानी जो निर्माण हो रहा है लैटिस का जालक का, उसके मान -788 जूल की अपेक्षा अधिक प्रतिपूरित होती है। प्रतिपूरित का मतलब अधिक पूर्ण होती है। इसी प्रकार संपूर्ण प्रक्रमों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा शोषित ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। जो एब्जॉर्ब की गई एनर्जी है उससे कहीं अधिक होती है। अतः किसी आयनिक यौगिक के स्थायित्व का गुणात्मक मान उस यौगिक के विरेचन जालक एंथैल्पी के ऊपर निर्भर करती है, न कि गैसीय अवस्था में उस आयनिक स्पीशीज द्वारा ऑक्टेट प्राप्ति पर। तो ये ध्यान देना है कि जो भी हमारे आयनिक यौगिक हैं तो उनकी जो है स्थायित्व इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि उसका ऑक्टेट यानी अष्टक कंप्लीट है कि नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि गैसीय अवस्था में उसकी आयनिक स्पीशीज जो है, आयनिक यौगिक जो है, उसकी विरेचन जालक एंथैल्पी कितनी है। अगर जालक एंथैल्पी ज़्यादा है यानी ऊर्जा ज़्यादा निकली है तो स्थायित्व ज़्यादा होगा। अगर ऊर्जा कम निकली है तो स्थायित्व कम होगा, क्योंकि जो ऊर्जा निकल रही है वही उसे स्थायित्व प्रदान करने में भाग लेगी। चूँकि आयनिक यौगिक के विरेचन में यानी निर्माण में जालक एंथैल्पी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अतः आइए हम इस विषय में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। तो अब आप आगे आ जाता है जालक एंथैल्पी यानी लैटिस ऊर्जा। तो आज बस यहीं तक, अब आगे स्टडी करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में।